नमस्कार दोस्तों, स्टडी एक्स में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सोशियोलॉजी की बुक जो क्लास 12th की है उसका चैप्टर 1 देख रहे हैं। और इस चैप्टर का नाम भारतीय समाज की जनसांख्यिकी संरचना है। यह इस चैप्टर का दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट आप चैनल के प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। और इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर का विश्लेषण सहित देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, जन्म दर और मृत्यु दर क्या है? भारत में इनकी स्थिति स्पष्ट करें। ठीक है, तो यहाँ पर हमें जन्म दर को परिभाषित करना है और मृत्यु दर को बताना है, और दोनों की स्थिति भारत में कैसी है उसको बताना है। तो आइए दोस्तों देखते हैं। तो जन्म दर जो है उसको देखते हैं। सबसे पहले, एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मे बच्चों की संख्या जन्म दर कहलाती है। तो यहाँ ध्यान देना है, एक वर्ष में, ठीक है, और प्रति 1000, 1000 पर, ठीक है, जीवित जन्मे बच्चों की जो संख्या है वही जन्म दर है। तो एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मे बच्चों की संख्या जन्म दर कहलाती है। भारत में जन्म दर एक ऐसी सामाजिक सांस्कृतिक प्रघटना है जिसमें परिवर्तन अपेक्षाकृत धीमी गति से होता है। ठीक है, तो भारत में कुछ ऐसे कारक हैं जो भूमिका निभाते हैं कि जन्म दर में परिवर्तन ज़्यादा ना आए। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना है। हम उसको आगे देखेंगे कौन से कारक हैं, कौन से सामाजिक सांस्कृतिक कारक हैं जिसके कारण जन्म दर आज भी बनी हुई है। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि जो हिमाचल प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, यहाँ पर जो प्रजनन दरें हैं ये काफ़ी कम हैं। ठीक है, प्रजनन दरें काफ़ी कम है, यानी यहाँ जन्म दर क्या होएगी, फिर कम होएगी। ठीक है, तो इसके अतिरिक्त हम देखते हैं बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान। ठीक है, यहाँ पर प्रजनन दर बहुत ऊंची है, तो यानी यहाँ जन्म दर उच्च होगी। तो ये बात हमें ध्यान में रखनी है। तो ठीक है, अब हम देखते हैं मृत्यु दर। मृत्यु दर का क्या तात्पर्य है? तो विशेष क्षेत्र विशेष में प्रति 1000 व्यक्तियों में मृत व्यक्तियों की संख्या मृत्यु दर कहलाती है। तो किसी क्षेत्र विशेष में क्या है, 1000 व्यक्ति पर कितने व्यक्तियों की मृत्यु हो रही है उसे मृत्यु दर कहते हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि स्वास्थ्य क्षेत्र में तकनीकी और वैज्ञानिक विकास के परिणाम स्वरूप मृत्यु दर पर काफ़ी हद तक नियंत्रण स्थापित कर लिया गया है। यानी कि मृत्यु दर पर नियंत्रण स्थापित हो गया है। उसके पीछे कारण क्या है कि स्वास्थ्य क्षेत्र में तकनीकी और वैज्ञानिक उपलब्धियां काफ़ी हुई हैं, है ना। इससे मृत्यु दर पर नियंत्रण स्थापित हो गया है, स्वास्थ्य सुविधाएं वगैरह बेहतर हो गई हैं। ठीक है, तो ये था। अब अगला प्रश्न देखते हैं, प्राकृतिक वृद्धि दर या जनसंख्या समृद्धि दर से क्या तात्पर्य है? ठीक है, तो यहाँ पर हमें बताना है प्राकृतिक वृद्धि दर या जनसंख्या समृद्धि दर दोनों एक ही हैं, इसका अर्थ बताना है हमें। अगर ऐसा प्रश्न आता है तो हम लिखेंगे प्राकृतिक वृद्धि दर या जनसंख्या समृद्धि दर का तात्पर्य जन्म दर और मृत्यु दर के बीच का अंतर। ये बात ध्यान रखनी है कि जन्म दर और मृत्यु दर के बीच का जो अंतर है उसे ही प्राकृतिक वृद्धि दर या जनसंख्या समृद्धि दर कहा जाता है। ठीक है, जब यह अंतर नगण्य या शून्य होता है तब हम कह सकते हैं कि जनसंख्या स्थिर हो गई है। यानी जन्म दर और मृत्यु दर में अंतर बहुत कम होता है या लगभग शून्य होता है तो जनसंख्या स्थिर होती है। ठीक है, या वह प्रतिस्थापन स्तर पर पहुंच गई है, इसे प्रतिस्थापन स्तर भी बोलते हैं। तो ये बात हमें ध्यान में रखना है, जब जन्म दर और मृत्यु दर के बीच का अंतर बहुत ही कम हो, लगभग शून्य हो, या तो उसे जनसंख्या स्थिर हो गई है ऐसा कहते हैं, और साथ के साथ इसे प्रतिस्थापन स्तर पर पहुंच गई है ये बात भी कही जाती है। ठीक है, जनसंख्या समृद्धि दर ऋणात्मक भी हो सकती है, धनात्मक भी हो सकती है। आप समझ सकते हैं कि अगर जन्म दर कम हो, मृत्यु दर ज़्यादा हो तो जनसंख्या समृद्धि दर ऋणात्मक हो जाएगी, है ना। ठीक, और अगर जन्म दर ज़्यादा हो
और मृत्यु दर कम हो तो जनसंख्या समृद्धि दर धनात्मक हो जाएगी। ठीक, तो ऋणात्मक समृद्धि दर तब होती है जब प्रजनन शक्ति स्तर प्रतिस्थापन दर से नीचा होता है। ठीक है, उसी को हम यहाँ कॉन्सेप्ट के आधार पर देख सकते हैं कि ऋणात्मक समृद्धि कब हम कहते हैं, जब प्रजनन शक्ति का स्तर प्रतिस्थापन स्तर से नीचा हो। जैसे कि हम देख सकते हैं, इसका एग्जाम्पल देख लें, जापान है, रूस है, इटली है, पूर्वी यूरोप है, यहाँ पर जनसंख्या समृद्धि दर ऋणात्मक है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, प्रतिस्थापन स्तर से क्या तात्पर्य है? भारत के कौन से राज्य प्रतिस्थापन दर या प्रस्थापन स्तर पर पहुंच चुके हैं? कौन सा राज्य प्रजनन दर में सबसे ऊंचा है? आपके विचार से इस विभिन्नता के क्या कारण है? ये दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, एक ही प्रश्न में कई उप प्रश्न हैं, तो हम देखेंगे। सबसे पहले तो प्रतिस्थापन स्तर को बताएंगे क्या है, ठीक है, फिर बताएंगे किस राज्य में सबसे ज़्यादा है, ठीक, फिर उसके बाद कौन सा राज्य प्रजनन दर में सबसे ऊंचा है, और इसके पीछे अगर भिन्नता हम देख रहे हैं भारत में, कहीं प्रजनन दर ज़्यादा है कहीं कम है, तो उसके पीछे क्या कारण है। तो ये 4 प्रश्न हैं इसमें। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे प्रतिस्थापन स्तर क्या है। तो प्रतिस्थापन स्तर एक ऐसी अवस्था होती है जब जितने बूढ़े मरते हैं उनका खाली स्थान भरने के लिए उतने ही नए बच्चे पैदा हो जाते हैं, यानी जितने बूढ़े मरे उतने ही नए बच्चे पैदा हो गए। इसी को प्रतिस्थापन स्तर कहा जाता है। ठीक है, तो एक ऐसी एक अवस्था है ये, ठीक है, एक स्टेज है, ये हमें ध्यान रखना है। हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, महाराष्ट्र की प्रजनन दरें प्रतिस्थापन स्तर के बराबर है। यहाँ पर ध्यान देना है, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और महाराष्ट्र, यहाँ पर प्रजनन दर प्रतिस्थापन स्तर के बराबर है, जबकि बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश में ऐसे राज्य हैं जो प्रतिस्थापन स्तर से ऊपर हैं, यहाँ जन्म दर ज़्यादा है नहीं। तो ये बात हमें ध्यान रखना है। इस राज्यवार विभिन्नता के पीछे शिक्षा तथा जागरूकता के स्तर में वृद्धि होना अथवा न होना है। यानी कि अगर ये विभिन्नता हम देख रहे हैं, कहीं प्रतिस्थापन दर ज़्यादा है कहीं कम है, तो उसके पीछे का कारण शिक्षा और जागरूकता है। जहाँ शिक्षा और जागरूकता है वहाँ जन्म दर कम होएगी, लोग जागरूक हैं, ठीक है, और जहाँ कम है शिक्षा और जागरूकता वहाँ जन्म दर ज़्यादा होगी। ठीक, तो ये बात हमें ध्यान रखनी। अगला प्रश्न देखते हैं, स्त्री पुरुष अनुपात का क्या अर्थ है? एक गिरते हुए स्त्री पुरुष अनुपात के क्या निहितार्थ हैं? क्या आप यह महसूस करते हैं कि माता पिता आज भी बेटियों की बजाय बेटों को अधिक पसंद करते हैं? आपकी राय में इस पसंद के क्या क्या कारण हो सकते हैं? ठीक है, तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। तो इस प्रश्न में हमें सबसे पहले स्त्री पुरुष अनुपात बताना है क्या होता है, उसके बाद स्त्री पुरुष अनुपात में गिरावट जो हो रही है उसका क्या निहितार्थ है, उसका क्या इम्पैक्ट होगा। क्या आप यह महसूस करते हैं कि माता पिता आज भी बेटियों की बजाय बेटों को अधिक पसंद करते हैं? अगर ऐसा करते हैं, बेटों को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, तो उसके पीछे के कारण क्या हैं, ये हमें पड़तालना है, पता लगाना है। तो सबसे पहले तो देखते हैं स्त्री पुरुष अनुपात क्या है। किसी क्षेत्र विशेष में एक निश्चित अवधि के दौरान 1000 प्रति 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या, ठीक है, कोई क्षेत्र विशेष है और कोई निश्चित अवधि है, उसके दौरान हम देखेंगे 1000 पुरुष के पीछे स्त्रियों की कितनी संख्या है, उसी को स्त्री पुरुष अनुपात कहते हैं। ठीक है, चीन, दक्षिण कोरिया, भारत जैसे देशों में स्त्री पुरुष अनुपात घटा है। ठीक है, स्त्री पुरुष अनुपात घटा है, कहाँ कहाँ? चीन हो गया, दक्षिण कोरिया और भारत, जिसका कारण अनेक सामाजिक मानक हैं। तो इसके पीछे कौन से कारण हैं? सामाजिक कारण है, कुछ सामाजिक मानक हैं, उन्हीं के कारण क्या हुआ है, स्त्री पुरुष अनुपात घटा है। क्योंकि इन समाजों में बेटों को अधिमान्यता दी जाती है। प्रायोरिटी किसको दी जाती है? बेटों को, बेटों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, तथा बालिका शिशुओं की उपेक्षा की जाती है, इनको इग्नोर किया जाता है, इनके जन्म को उपेक्षित किया जाता है। लिंग विशेष का गर्भपात, देखो होता क्या है कि
लिंग विशेष का गर्भपात कराते हैं, जैसे कि बेटों की अधिमान्यता दे रहे हैं, बेटों को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, तो अगर भ्रूण की जांच कराएंगे, है ना, सोनोग्राफी वगैरह इससे, फिर उसके बाद उसको गर्भ में ही नष्ट कर देंगे अगर वह बालिका है तो। लिंग विशेष का गर्भपात, ठीक, उसका एबॉर्शन करवा देंगे। बालिका शिशुओं की हत्या, अगर बालिका पैदा हो गई, छोटी बच्ची है, तभी उसको मार देते हैं, ठीक है। बाल विवाह, पौष्टिक भोजन न मिलना इत्यादि भी स्त्री पुरुष अनुपात के गिरने के कारण है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, लिंग विशेष का गर्भपात करा देंगे, अगर बालिका है तो पेट में ही मरवा दिए, गर्भ में ही मरवा दिए। जन्म ले ली तब भी हत्या करवा दिए। बाल विवाह कर दिया, बाल विवाह भी क्या है, स्त्रियों की मृत्यु का एक बड़ा कारण है। कम उम्र में विवाह हो जाता है, अभी वो मैच्योर नहीं हुई होती हैं, परिपक्व नहीं हुई होती हैं, तो उसकी वजह से एनीमिया और तमाम तरह की अन्य समस्याओं से ग्रसित हो जाती हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। पौष्टिक भोजन न मिलने से भी वे उनके समक्ष विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य समस्याएं पैदा होती हैं, जिससे स्त्रियों बालिका की मृत्यु हो जाती है। तो कहीं न कहीं ये सारे कारण जो हैं स्त्री पुरुष अनुपात के गिरने के प्रमुख कारण हैं, और जिसके पीछे सबसे प्रमुख जो मान्यता है वो बेटों को अधिक महत्व देना, ठीक। तो ये है, आज भी माता पिता बेटियों की बजाय बेटों को अधिक पसंद करते हैं। इसके लिए निम्नलिखित कारक जिम्मेदार है। यहाँ पर हम कुछ पॉइंट्स देखेंगे, कौन से कारक हैं जो बेटों को ज़्यादा पसंद करवाते हैं। तो सामाजिक धारणा, सबसे पहले सामाजिक धारणा देखेंगे। सामाजिक धारणा क्या बनी हुई है, समाज के अंदर एक ऐसा विचार बना हुआ है कि पुत्र ही क्या है, वंश को चलाने वाला है, ठीक है, तथा बुढ़ापे का सहारा है। तो यही कारण है कि लोग पुत्र को ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। तो पुत्र क्या है, वंश को चलाने वाला और बुढ़ापे का सहारा है। लड़की को पराया धन और जिम्मेदारी माना जाता है, तो कहीं ना कहीं ये भी कारण क्या है कि लड़की को पसंद नहीं किया जाता है। लड़की क्या है, पराया धन है ना, और एक तरह की जिम्मेदारी है, लायबिलिटी है, ठीक है। उसके अलावा दहेज प्रथा भी कहीं ना कहीं, ठीक है, स्त्रियों की संख्या कम होने में कारण है, क्योंकि लड़की है, उसका विवाह करेंगे, दहेज देना पड़ेगा, तो इसलिए लड़की को पसंद कम करते हैं लोग, ठीक है। तो ये सामाजिक धारणाएं हैं। उसके अलावा भारतीय संस्कृति भी कहीं न कहीं एक भूमिका निभाती है, जिसमें स्त्रियों की संख्या कम हो रही है, वो हम देखते हैं। देखो, भारतीय संस्कृति में मान्यता है कि पुत्र ही क्या करता है, मुखाग्नि देता है मृत्यु के बाद, तभी मोक्ष की प्राप्ति होती है। जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो पुत्र ही उसको जलाता है, मुखाग्नि देता है, तभी मोक्ष की प्राप्ति होती। ये भारतीय संस्कृति की मान्यता है। तो ये भी कहीं न कहीं एक बड़ा कारण है स्त्रियों की संख्या कम होने का। अगला कारण देखते हैं, प्रतिष्ठा व सामाजिक दबाव। जो स्त्री होती है, लड़की होती है, उसको कहीं न कहीं प्रतिष्ठा से जोड़कर लोग देखते हैं, और कहीं न कहीं लड़की को सामाजिक, लड़की होने पर व्यक्ति सामाजिक दबाव में रहता है कि कहीं वो उसके प्रतिष्ठा का हनन न हो जाए, ठीक है। हो सकता है लड़की बड़ी हो जाए, अपने अनुसार चले या अपने अनुसार विवाह करे, ठीक है। तो ये सब तमाम चीज़ें होती हैं जिसके कारण लोग इसे प्रतिष्ठा से जोड़ के देखते हैं, ठीक है। तो इसलिए भी तो पुत्र न होने पर समाज द्वारा उपहास भी उड़ाया जाता है। अगर किसी व्यक्ति को सिर्फ पुत्रियां हैं, ठीक है, पुत्र नहीं है, तो उपहास उड़ाया जाता है। इसलिए भी लोग पुत्रियों से घृणा करना चालू कर देते हैं या उनको पसंद नहीं करते हैं, ठीक है, इसलिए उनकी उपेक्षा भी करते हैं, ठीक है। तो ये सारे तमाम कारण थे जिसकी वजह से स्त्री पुरुष अनुपात गिर रहा है। आप लोग इसको डिटेल में बढ़िया से व्याख्या करके लिख सकते हैं विस्तृत। तो मैंने सिर्फ बिंदुवार लिखा हुआ है, ठीक है, और मैंने विश्लेषण भी कर दिया। आप इसको अपने अनुसार पैराग्राफ वाइज लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, पराश्रितता अनुपात से क्या तात्पर्य है? इसका बढ़ना देशों को चिंतित करता है, जबकि घटना शुभ संकेत माना जाता है। इसके पीछे क्या तर्क हैं, स्पष्ट कीजिए। देखिए, यहाँ सबसे पहला प्रश्न है इसमें कि पराश्रितता अनुपात क्या है। सबसे पहले हमें यहाँ पराश्रितता अनुपात बताना है। अगर ये बढ़ता है तो देश चिंतित होते हैं,
उसके पीछे क्या कारण है, और जब घटता है तो अच्छा संकेत माना जाता है। तो इसके पीछे के क्या तर्क हैं वो हमें यहाँ स्पष्ट करना है। तो सबसे पहले तो हमें यही बताना है कि पराश्रितता अनुपात क्या है। पराश्रितता अनुपात यानी कि पराश्रित लोगों की संख्या। ठीक है, देखते हैं। जनसंख्या का वह अनुपात जो जीवन यापन के लिए कार्यशील जनसंख्या पर आश्रित है। ठीक है, यानी जो कार्यशील जनसंख्या है, ठीक है, जो कार्य कर रही जनसंख्या, उस पर आश्रित लोगों की संख्या को पराश्रितता अनुपात कहते हैं। ठीक है, इसमें विशेषतः बच्चे और बुजुर्ग आते हैं। ठीक है, जो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, वो पराश्रित होते हैं। किस पर? जो कार्य वर्किंग क्लास है, ठीक है, वर्किंग पॉपुलेशन है, उस पर। ठीक, तो पराश्रितता अनुपात बढ़ने से कार्यशील आयु वर्ग पर बोझ पड़ जाता है। ठीक है, जब पराश्रितता अनुपात ज़्यादा होगा, यानी बच्चों की संख्या ज़्यादा हो और बुजुर्गों की संख्या ज़्यादा हो जो कार्य नहीं करते हैं, तो कार्य करने वालों पर दबाव बढ़ जाएगा। ठीक है, उन पर बोझ बढ़ जाएगा। ठीक, इसलिए ऐसे देश जहाँ बुजुर्गों की संख्या ज़्यादा होती है और बच्चों की संख्या ज़्यादा होती है, उनके चिंता का कारण बनती है। यानी जहाँ पराश्रितता अनुपात ज़्यादा होगा वहाँ पर देश चिंतित होंगे, क्योंकि जो कार्यशील आयु वर्ग की संख्या है, एक तो कम हो जाएगी, दूसरा उन पर बोझ पड़ जाएगा। ठीक है, ये है। जबकि गिरता हुआ पराश्रितता अनुपात आर्थिक समृद्धि और समृद्धि का स्रोत बन सकता है। ठीक है, पराश्रितता अनुपात कम है, कार्यशील जनसंख्या ज़्यादा है, तो इससे क्या होगा? कार्य करने वाले लोग ज़्यादा होंगे। जब कार्य करने वाले ज़्यादा होंगे तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो ज़्यादा होएगी, और साथ के साथ प्रॉस्पेरिटी भी आएगी, समृद्धता भी आएगी, लोग अमीर होंगे, उनकी लिविंग स्टैंडर्ड अच्छे होंगे। ठीक है, क्योंकि वहाँ कार्यशील लोगों का अनुपात काम न करने वालों की संख्या में अधिक बड़ा होता है। ठीक है, इसलिए वहाँ पर क्या होगा? आर्थिक समृद्धि और समृद्धि होगी। ठीक, गिरता हुआ पराश्रितता अनुपात और कार्यशील जनसंख्या में की वृद्धि को जननांकी लाभांश कहा जाता है। हम जननांकी लाभांश के बारे में देख चुके हैं। ठीक है, अगर कार्यशील जनसंख्या ज़्यादा है किसी पॉपुलेशन में, किसी क्षेत्र के जनसंख्या में, ठीक है, वर्किंग क्लास ज़्यादा है, यानी जो 15 से 59 वर्ष या कहीं 1564 वर्ष की आयु वर्ग जो है, जो वर्किंग वर्ग है, वो ज़्यादा है, तो उसको जनसांख्यिकी लाभांश कहा जाता है। जनसांख्यिकी लाभांश एक बेहतर मानव संसाधन के रूप में प्रयुक्त होकर अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करता है। ठीक है, तो जनसांख्यिकी लाभांश होगा तो युवा वर्ग ज़्यादा होंगे, जो ऊर्जावान होंगे, है ना, उनकी क्षमताएं ज़्यादा होंगी, है ना, वर्किंग क्लास होंगे, तो इससे अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी, अर्थव्यवस्था गतिमान होगी, मजबूत होगी। ठीक है, यानी पराश्रितता अनुपात कम होगा तो वह देश के लिए क्या है? शुभ संकेत है। ठीक, तो इस वीडियो में हमने ये सारे प्रश्न हमने देखे जो बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। ठीक है, तो अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, तथा आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को दबाएं, ताकि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।